आप लोग इस मजमे में बैठिए, शांति बनाए रखिए। और आप जिस भाव से सवाल किया है उसका मैं उत्तर बढ़िया से दूंगा, मगर सुन तो लीजिएगा बढ़िया से। असल बात यह है, आपने पूछा इतिहास और साहित्य में क्या अंतर है। इतिहास जो है वह निरीक्षण, परीक्षण, जांच, खोज का विषय है, और साहित्य जो है वो कल्पना का चीज़ है। तो जो साहित्यकार होते हैं वो इतिहासकार बन सकते हैं, मगर जो इतिहासकार हैं उनको साहित्यकार बनने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि उनको आदत बनी हुई है खोजने का, ढूंढने का, तलाशने का, सबूत इकट्ठा करने का। और ये साहित्य में वो बात नहीं है। साहित्य में जो है लेखक दोनों जो मेहनत करता है इसी दिमाग से ही, तो दोनों जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो एक का कल्पना पर आधारित है। समाज को कहाँ साहित्य के आधार पर लिखने वालों ने कल्पना के थ्रू से लिखना शुरू कर देता है। कल्पना करते करते बहुत बड़ा साम्राज्य का स्थापना कर देता है कल्पना के आधार पर ही। और इतिहासकार जो है वो बढ़ा घटा नहीं सकता है, क्योंकि उसको रिसर्च और जांच परख सब चीज़ करके तब कुछ लिखना पड़ेगा। तो इतिहास में निरीक्षण, जांच सब चीज़ है, और इसमें निरीक्षण, परीक्षण, जांच नहीं है, ये कल्पना से परिपूर्ण है। तो साहित्य कल्पना से परिपूर्ण होता है। एक साहित्यकार इतिहासकार बन सकता है, मगर एक इतिहासकार साहित्यकार नहीं बन सकता, वो कल्पना नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी आदत बन गई है जांच परखना करने का। इसलिए इन दोनों में यही फर्क है। अब रही बात, एक होता है वक्ता और एक होते हैं लेखक। लेखक, वक्ता भी इसी मस्तिष्क से बोलता है, मगर उसका मस्तिष्क में सेट है और जुबान और दिल से मिला करके बोलना शुरू करता है। जब वो बोलना शुरू करता है तो दिमाग उसको जो है उस चीज़ को स्फूर्त करते रहता, देते जाता है। ये चीज़ भी बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है, यानी इसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों को। स्कूल में, मदरसे में ये सब प्रशिक्षण दिया जाता है। और अब चलिए लेखक। लेखक एक वक्ता नहीं हो सकता है, एक वक्ता लेखक बन सकता है, मगर लेखक वक्ता होना बड़ा मुश्किल है। अपवाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू लेखक और वक्ता दोनों थे। इस तरह की बात। और तो मैं छोटा मोटा लेख लिखता रहता हूँ, कुछ से कुछ लिखते रहता हूँ, वो भी तथ्य के आधार पर, निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर, खोजी के आधार पर। तो वही चीज़ एक हमारे दिल में उमंग में आया कि आप लोगों के बीच में मैं आज छपरा की सरजमीन पर आया हूँ। और ये छपरा की सरजमीन जो है हमारे बाप की जन्मभूमि है, दादा की जन्मभूमि है, परदादा की जन्मभूमि है, लकड़ दादा की, यानी 6 पीढ़ी का जन्मभूमि यही है हमारा। 5 का, 6ठा का जो है वो उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती है। तो अब जो है जब जिस ज़मीन से इतना लगा हो और उसका इतिहास मुझे जानकारी हो, तो उसको मैंने अक्षरों में लिखना शुरू किया, तो एक तरह का लेख हो गया। तो उस लेख का नाम मैंने रखा है। आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं जो है वक्ता तो नहीं हूँ, एक लेखक की हैसियत रखता हूँ, लेखक का हैसियत। तो लेखक का ज़्यादा धरा प्रवाह नहीं बोल पाएगा वो, और वो धरा प्रवाह में जब जाना चाहेगा तो उसकी कड़ी इधर से उधर बिसड़ जाएगी। तो वो जब भी बड़े बड़े नेता लोगों को देखते हैं कि उसका
अलग से आदमी रहता है, वो लिख के देता है तो वो टेबल के तरफ में रख देता है, उसी को देख के वो बकता है, पढ़ते जा रहा है। इतना रफ्तार में रात भर मेहनत करता है और तब संसद में विधानसभा में बोलता है। वो वक्ता भी नहीं है, वो भी वक्ता नहीं है, एक तो दो वक्ता होता है, हर वक्ता होता है। तो इस तरह से जो है मैं आज अपने उस पुराने सरजमीन सारण पर जो एक लेख लिखा हूँ, अतीत से वर्तमान तक का सारण, उसे ही मैं आप लोगों के बीच में बयान करता हूँ, वर्णन करता हूँ। क्योंकि आप तो यहाँ मौजूद हैं और मैं अब कटिहार ज़िला में, मेरा जन्मभूमि तो वहाँ है, पिता का जन्मभूमि पैगंबरपुर है। तो मैं आज इस छपरा की इस सभा से पूरे बिहार वालों को ये आगाही देना चाहता हूँ कि छपरा या सारण जो है वो क्या चीज़ है, इसका अस्तित्व क्या है। तो ये कहाँ से कहाँ तक, अतीत से वर्तमान तक का सारण, इसका शीर्षक मैंने बनाया है। तो मैं इसी चीज़ को आपके सामने रख रहा हूँ कि आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व सारण का संपूर्ण क्षेत्रफल जंगल से भरा पड़ा था, जिसमें काफ़ी संख्या में हिरण रहते थे। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम चिरांद पुरातात्विक उत्खनन से प्रचुर मात्रा में हिरण व बारहसिंगे की हड्डियां मिली हैं। ये खोज की चीज़ है, इतिहास की चीज़ है। इसलिए इस जिले का नाम सारंग अरण्य था। कालांतर में यह अपभ्रंश होकर सारण हो गया। साजोर अरण्य, जंगलों से भरा पड़ा क्षेत्र। अब बौद्ध परंपरा के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इस क्षेत्र के निवासी गौतम बुद्ध के शरणागत हुए थे, जहाँ तक बौद्धिस्टों का ये मानना है। अतः इस क्षेत्र का नाम शरण से सारण पड़ा। पुरातात्विक साक्ष्यों के प्रथम मत की पुष्टि होती है। वो हड्डी वाली बात जो है वही पुष्टि बहुत बेहतरीन ढंग से कर रही है। बौद्धों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ के निवासियों के तथागत के शरणागत होने के शरण से सारण की उत्पत्ति मानते हैं। कौन? बौद्धिक लोग। दूसरी तरफ सारण गजेटियर के अनुसार लहलहादपुर के सारण गांव को इसके नामकरण का आधार मानते हैं, लहलहादपुर। और फिर आगे मैं बता रहा हूँ, 13वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी तक सारण मुस्लिम शासक के अधीन रहा। 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। हालांकि 19वीं शताब्दी कहना चाहिए, क्योंकि 1857 में मुसलमानों का सत्ता यहाँ से समाप्त हुआ है, तो वो 19वीं शताब्दी कहलाएगी। हम लिखने के क्रम में थोड़ी हमसे मिस हुई है। मुस्लिम शासनकाल के शासक अकबर महान की शासनावधि में राजा टोडरमल, कौन? जो हरियाणा के रहने वाले थे, मेवात के, मेवात हरियाणा के, ने जमीन के सर्वे का काम किया तो सारण की भौगोलिक इकाई प्रकट हुई। अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक आईन अकबरी, कौन सी किताब है? अबुल फजल की लिखी हुई किताब
आईन अकबरी में सरकार सारन का उल्लेख मिलता है। फारसी में है। बिहार सरकार ने सन 1956 ईस्वी में सारन सरकार बिहार के सन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था, जिसमें अकबर महान के शासनकाल में सारन के प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। सारन जिला अपने इतिहास में अरण्य को समेटे हुए है। गैजेटियर को माने तो सारन नाम का सारंग्य जोड़ अरण्य है। और इसके आगे मैं जो लिखा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। अर्थात हिरन के जंगल से लिया गया है। प्रागैतिक इतिहास काल में जंगल और हिरन के विस्तृत विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। ये पुराना यहाँ सब चीज़ मिलता है, इसका हड्डी बहुत ज़्यादा। इस जिले के संबंध में सर्वप्रथम प्रमाणिक ऐतिहासिक तथ्य संभवतः 898 ईस्वी से संबंधित हो सकता है, जो यह सुझाव देते हैं कि सारण में दिघवा दुबौली गांव राजा महेंद्र पलदेव नाम के शासनकाल में जारी तांबा प्लेट की आपूर्ति की थी। अब देखिए कितना कितना दूरी इस जिला का कितना बड़ा महत्व है। सरकार सारण के रिकॉर्ड के अनुसार बनियापुर से पश्चिम एक गांव सारण है। वास्तविक में यहाँ मिला जिला कार्यालय था तथा 1857 में अंग्रेज़ों ने प्रतिक्रांति के संदर्भ में ध्वस्त कर दिया था। 1770, 1783 और 1874 और 1897 ईस्वी में सारण में भीषण अकाल पड़ा था। ऐतिहासिक दृष्टि से सारण पश्चिम में मल्लदेव के अधीन थे तथा पूर्वी भाग बिज्जी संघ में संबंधित थे। 1857 का सारण बिहार राज्य अंतर्गत छपरा जिला स्थित बनियापुर थाना के अंदर सारण एक गांव है। सारण बिहार की भूमि सर्वदा से आंदोलनकारियों की भूमि रही है। मुगल शासनकाल में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने इस पवित्र धरती से ही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के विरुद्ध अलम बगावत शुरू की थी, जहां वह अपने साथियों एवं समर्थकों के साथ ठहरा था। आज वह स्थल जहांगीरपुर बनियापुर सारण बिहार के नाम से विख्यात है। मुगल काल में जिला कार्यालय सारण में ही था तथा जिला का नाम भी सारण था। आज भी मुगल काल का एक अवशेष मौजूद है। अकबर महान के शासनकाल, गौर करते जाइएगा। मैं एक लेखक की हैसियत से बीच बीच में आपको बताता हूँ। मैंने लेख जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिएगा, ग्रामर पोर्शन पर भी ध्यान रखिएगा। अकबर महान के शासन काल का यहाँ एक कील गड़ा हुआ है, जिनके संबंध में यहाँ के लोग बताते हैं। मैं वहाँ तक पहुँचा हुआ, वहाँ के मस्जिदों में इमामियत किया मैंने। इस कील में अकबर महान का हाथी बांधा जाता था, जैसा कि वहाँ के लोगों का कहना है। सारण के विषय में अबुल फजल द्वारा लिखित पुस्तक आईन ए अकबरी में सरकार सारण का वर्णन मिलता जरूर है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की छपरा सारण सैनिक